1812 में स्कॉटलैंड के चिकित्सक फ्रांसिस बुकानर हैमिल्टन अपनी एक रिसर्च के चलते भारत आते हैं, जहां बिहार में राजगीर के पास कुछ बौद्ध स्तूप और एक टीला दिखता है, जिसे हैमिल्टन ने भारतीय अतीत का एक हिस्सा बताया और घटना का जिक्र अपनी किताब में किया। शुरुआत में इस किताब पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन कालांतर में एक अंग्रेज अधिकारी मेजर मरकरम किट्टो ने 1847 में इसे नालंदा से जोड़कर देखा। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1861 में की गई खुदाई में एक प्राचीन भारतीय काल का भव्य विश्वविद्यालय होने का प्रमाण मिला, जिसे वेंगसांग और इत्सिंग की लिखी किताब द्वारा नालंदा महाविद्यालय के रूप में पहचाना गया। महाविद्यालय संस्कृत और पाली भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ है महान विहार और इसका प्रयोग बिहार के मठ परिषद का वर्णन करने के लिए किया जाता है। प्रारंभिक में बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि बुद्ध ने राजगिरी के पास एक शहर का दौरा किया था जिसे नालंदा कहा जाता है। उन्होंने पास के पावरी नामक आम्र के बागान में व्याख्यान दिया और उनके दो प्रमुख शिष्य में से एक सारिपुत्र का जन्म इस क्षेत्र में हुआ था और बाद में उन्हें वही निर्माण भी प्राप्त किया। ब्रिटिश काल में 1915 में प्रथम उत्खनन का कार्य शुरू किया गया, जो 1937 तक चला, जबकि द्वितीय उत्खनन का कार्य 1974 में शुरू हुआ और 1982 तक चला। लगभग 30 एकड़ में फैले इस विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त काल के शासक कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में किया गया था, जो बौद्ध दर्शन के साथ हिंदू और जैन धर्म की शिक्षा का भी मुख्य केंद्र बिंदु रहा। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंश ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी समर्थन मिला। स्थानीय शासकों और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों ने इसे अनुदान दिया। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। चीनी यात्री वेंत्सांग और इत्सिंग के यात्रा विवरणों में से विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए लगभग 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेंत्सांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर सुंदर बगीचे और झीलें थीं। समस्त विश्वविद्यालय का प्रबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जो भिक्षु द्वारा निर्वाचित होते थे। कुलपति 2 परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से सारा प्रबंध करते थे। प्रथम समिति जो शिक्षा तथा पाठ्यक्रम संबंधित कार्य देखती थी और दूसरी समिति सारे विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासनिक की देखभाल करती थी। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणी के आचार्य थे, जो अपने योग्यता के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में से शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रथम थे। 7वीं शताब्दी में वेंत्सांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान। प्रवेश परीक्षा अत्यंत बहुत कठिन होती थी और उनके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 परीक्षा देना होता था। इस विश्वविद्यालय में आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यान द्वारा शिक्षा दिया जाता था। इसके अतिरिक्त पुस्तकों की भी व्याख्या होती थी, शास्त्रार्थ भी होता था और महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंध, असंग और धर्म कीर्ति के रचनाओं का अध्ययन होता था। वेद, वेदांग और सांख्यिक दर्शन, शाल्प चिकित्सा, ज्योतिष, योग शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र भी महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते थे। यहाँ खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग हुआ करता था।
नालंदा में हजारों विद्यार्थी और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय हुआ करता था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। इस पुस्तकालय में सभी विषयों में से संबंधित पुस्तकें थीं। यह रत्न रंजक, रत्नोदयी, रत्नसागर नामक 3 विशाल भवनों में स्थित था। रत्नोदयी पुस्तकालय में अनेक अप्राप्त हस्तलिखित पुस्तकें संग्रहित थीं। इनमें से अनेक पुस्तकों की प्रतिलिपि चीनी यात्री अपने साथ ले गए थे। वैनसांग 520 बक्सों में 20 घोड़ों पर लादकर 657 संस्कृत ग्रंथ और 150 अवशेषों के साथ चीन लौटा। उनमें 74 ग्रंथों का स्वयं अनुवाद किया था। छात्रों को किसी प्रकार की चिंता न थी। उनके लिए शिक्षा, भोजन, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे, जिससे प्राप्त आय और अनाज से उनका खर्चा चलता था। इस विश्वविद्यालय के अवशेष 14 हेक्टेयर क्षेत्र में मिलते हैं। खुदाई में मिले सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। इस परिषद की सबसे मुख्य इमारत विहार फर्स्ट थी। इस विहार में एक छोटा सा प्रार्थनालय जो अभी भी सुरक्षित अवस्था में बचा हुआ है। इस प्रार्थनालय में भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा बनी हुई है। यह स्थित मंदिर परिषद नंबर 3 इस परिषद का सबसे बड़ा मंदिर है। अंततः विश्वविद्यालय को तुर्कों के आक्रमण से बहुत क्षति पहुंची। 1911